हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हमारा फॉरेस्ट्री में जो डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी वाला टॉपिक है उसी को मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पर आप देखिए यूनिसेक्सुअल, ये टर्म अपने को मिलेगा यहां पर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी पौधे। यूनिसेक्सुअल को ही हम बोलते हैं, ध्यान रखना है यहां पर आपका ये डायसियस, इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखना है आपका ये डायसियस वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे यहां पर डायसियस। यूनिसेक्सुअल और डायसियस दोनों का मीनिंग क्या है यहां पर सेम है, ध्यान रखना। बोलने का मतलब यह है कि कोई ऐसा प्लांट जो या तो मेल है या फिर क्या है आपका फीमेल है। मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्लांट में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर एंड्रोसियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं गायनोसियम। तो कोई ऐसा प्लांट है जिसमें केवल एक ही सेक्स है, यूनिसेक्सुअल, ठीक, तो उसको अपन क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, या उसको अपन क्या बोलेंगे यहां पर डायसियस वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। डायसियस का मीनिंग यह है कि जो यूनिसेक्सुअल है उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए दो प्लांट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, ये डाई मतलब दो। तो जो यूनिसेक्सुअल है उसको यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसको दो प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिसेक्सुअल है इसको हम यहां पर डायसियस के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको मिलेगा यहां पर ये बाइसेक्सुअल। इसके बाद क्या आ गया आपका ये बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल बोलने का मतलब क्या हो गया आपका द्विलिंगी। बाइसेक्सुअल बोलने का मतलब क्या हो गया आपका द्विलिंगी। द्विलिंगी के लिए दूसरा टर्म हमारे पास है, ध्यान रखना है आपका ये मोनोसियस। इसके लिए दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, ये मोनोसियस। मोनोसियस बोलने का मतलब क्या है कि जैसे बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल बोलने का मतलब इसके पास दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो ये क्या हुआ बाइसेक्सुअल। तो जो बाइसेक्सुअल प्लांट होगा उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो प्लांट की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। जैसे हम ये बोलते हैं, मान लिया जाए कि प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में क्या है आपका मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो ये क्या हुआ आपका बाइसेक्सुअल हुआ। और जब दोनों सेक्स ऑर्गन इसके पास है तो ये अकेला ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। मोनो मतलब अकेला ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो दोनों टर्म को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और इसी के सिमिलर वर्ड एक और आपको मिलेगा, ध्यान रखना है यहां पर ये हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट। इसका बाइसेक्सुअल के लिए ही इस टर्म को भी इस्तेमाल किया जाता है, हर्माफ्रोडाइट। हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं उभयलिंगी। इसका हिंदी शब्द क्या है ध्यान रखना है आपको, ये उभयलिंगी। मतलब इसके पास दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना है आपका हर्माफ्रोडाइट वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी टर्म अपने को फॉरेस्ट्री में इस्तेमाल होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए, फॉरेस्ट जब अपन जाते हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट में जब आप पहुंचेंगे तो आपने कभी ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा कि जो पूरा आपका वर्ड है इसको सी लेवल से हाइट टेम्परेचर के बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। 4 टाइप्स आप बायोम पढ़ते हैं, बायोम में आप पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट, टैगा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, ये सब टर्म आप पढ़ते हैं। यहां पर आगे चल के इसको हम क्लियर भी करेंगे आपको। तो जब वहां पर आप जाते हैं तो आपको मिलेगा मॉस, लाइकेन, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आपको इस्तेमाल होगी कि अल्पाइन फॉरेस्ट में मॉस और लाइकेन पाया जाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट में आप जाते हैं तो जो आपको ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई देंगे, ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष आपको दो कैटेगरी के रहेंगे, एक रहेगा आपका जिम्नोस्पर्म और दूसरा क्या होगा आपका एंजियोस्पर्म। मतलब फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो मेनली जो आपको ट्रीज दिखाई देंगे, ये ट्रीज अपने को 2 टाइप्स रहेगा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो ये अपन देख लेते हैं यहां पर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को भी थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए आपको ये टर्म मिलेगा फॉरेस्ट में जब आप जाएंगे, ये हो गया एंजियोस्पर्म, ये हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बोलने का मतलब हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, ये आवृत बीजी। ये क्या हो गया आपका आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में आपको ये ध्यान रखना है
कि ऑलमोस्ट जो भी आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, जो अपन देखते हैं, नीम, पीपल, बरगद, मैंगो, ठीक है, मतलब जो भी अपन फल वगैरह देख रहे हैं या वेजिटेबल्स वगैरह देख रहे हैं, ये मोस्टली क्या है आपका एंजियोस्पर्म है, या इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, आवृत बीजी। मतलब जैसे मैं बात करता हूं, मैंगो की बात करता हूं, ये देखिए, ये मैंगो में क्या है आपका, ये मान लीजिए आपका मैंगो हो गया, ये मैंगो, ये मैंगो के ऊपर में क्या है आपका, सबसे ऊपर वाला छिलका हो गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसका एडिबल पार्ट, जो पार्ट अपन खा रहे हैं, उसका अंदर में अपन जाएंगे तो क्या मिलेगा, बीज मिलेगा। मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों तरफ आवरण पाया जा रहा है या कवरिंग पाई जा रही है, वो प्लांट आपको क्या कहलाएगा, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी के नाम से जाना जाता है। जब अपन बायोलॉजी वाला टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा एक टॉपिक आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, या जो प्लांट ब्रीडिंग का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसका कि आपके एग्जाम में लगभग 4-5 क्वेश्चन आता ही है प्लांट ब्रीडिंग का। तो उस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो आपको एंजियोस्पर्म का बहुत सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि जितने भी प्लांट्स आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, या जितने प्रकार की दाल वगैरह हो गई आपका, तो ये सब हमारे पास क्या एंजियोस्पर्म है। मतलब जिसमें फल के अंदर में बीज पाया जा रहा है, वो सभी प्लांट्स आपके क्या कहलाएंगे, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पूरा पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, साल, सागौन, शीशम, ठीक, तेंदू, ये सारा टॉपिक आपका किसमें आता है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने को पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पर आपका ये जिम्नोस्पर्म, और क्या पढ़ेंगे यहाँ पर आपका ये जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है ये आप ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो जिम्नोस्पर्म भी आपको वहां पर दिखाई देगा। तो जिम्नोस्पर्म में आप सिंपल समझ जाइए, ज्यादा प्लांट यहां पर हम नहीं ले रहे हैं। इसमें आपको कौन कौन सा प्लांट करना पड़ेगा ध्यान रखना। एक पाइनस के बारे में जानना है, दूसरा आपका ये साइकस प्लांट होता है, इसके अलावा आपको जानना रहेगा यहां पर ये टेक्सस नाम का एक प्लांट होता है। ये इतने प्लांट्स के बारे में अपने को जिम्नोस्पर्म में पढ़ना पड़ेगा। इसको आप जानते हैं टेक्सस, आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये इंडिया के सारे एग्जाम में आ चुका है। ये एक ये मेडिसिन है, ठीक है, टेक्सॉल, बार बार क्वेश्चन आता है। ये जो टेक्सस है, टेक्सस को अपन क्या है, यू प्लांट के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं ये, इसका इंग्लिश नेम है ये लास्ट ईयर आपका छत्तीसगढ़ पीएससी में भी क्वेश्चन आया है। इसके अलावा इंडिया के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एंटी कैंसर ड्रग। ये जो टेक्सॉल है, टेक्सॉल कौन सी ड्रग है आपका, एंटी कैंसर ड्रग है। ये किस प्लांट से प्राप्त होती है, तो आपको जानना है यू प्लांट से प्राप्त होती है। यू का साइंटिफिक नेम क्या है, इसको साइंटिफिक नेम में अपन क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, टेक्सस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे आप वो पढ़ते हैं क्विनाइन या कुनैन, क्विनाइन या कुनैन अपन काफी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई क्विनाइन या कुनैन किससे प्राप्त होता है। हमारा आंसर क्या होता है, द बार्क ऑफ सिंकोना, मतलब सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है अपने को क्विनाइन या कुनैन। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला इस पॉइंट को अवश्य ही जानता है। इसको कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन भी इंडिया के सारे एग्जाम में आ चुका है कि एंटी कैंसर ड्रग टेक्सॉल की प्राप्ति किससे होती है। तो आपको ध्यान रखना है द बार्क ऑफ टेक्सस, या फिर इंग्लिश में नाम लिखा रहेगा यू प्लांट लिखा रहता है, तो उससे अपने को प्राप्त होती है। ये अपने को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस फॉरेस्ट्री में दिया हुआ है उसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी आपको जानना है। तो ये टॉपिक तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पाइनस और साइकस वगैरह है, तो साइकस को हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सहजीवी संबंध एक हम पढ़ते हैं, तो वहां पर अपने को साइकस के बारे में जानना पड़ेगा। और पाइनस को हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, माइकोराइजा के संदर्भ में। माइकोराइजा कभी आपने नाम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो अभी नेक्स्ट मैं यहां पर आपको पूरा डिफाइन करूंगा कि माइकोराइजा होता क्या चीज है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपको ये समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखना कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने क्या बोला, एंजियोस्पर्म में हमने ये बोला कि सीड अंदर में पाया जा रहा है और उसके चारों तरफ फल की कवरिंग है, फ्रूट वॉल है।
लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्रूट वॉल नहीं पाई जाती है। तो फ्रूट वॉल नहीं पाए जाने के कारण इसका जो सीड रहेगा, इसका सीड क्या रहता है, ध्यान रखना है, नेकेड सीड पाया जाता है। इसमें सीड कैसा पाया जाता है, नेकेड सीड। जैसे हम ये बोल रहे हैं एंजियोस्पर्म में हमने क्या बोला, ये फल है, ये उसका खाने का भाग, और ये क्या है आपका सीड है। ये क्या हो गया आपका सीड, ये एंजियोस्पर्म हो गया। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या रहेगा, ओपन सीड, मतलब इसके चारों तरफ फ्रूट वॉल नहीं पाई जाएगी या फल भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो ये क्या होगा आपका जिम्नोस्पर्म, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेकेड सीड, या हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं, यहां पर ध्यान रखना है आपका, ये नग्न बीजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम केवल फॉरेस्ट से संबंधित जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे हम लोग। जिम्नोस्पर्म आप समझ गए, एंजियोस्पर्म को आपने जान लिया। इसके अलावा फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो ये आपको बार बार ये टर्म इस्तेमाल होगा आपका, ये टर्म आप पढ़ेंगे, मॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि जो अल्पाइन फॉरेस्ट है, अल्पाइन फॉरेस्ट में मॉस और लाइकेन पाया जाता है। तो मॉस क्या है, मॉस को अपन थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान देना आपको, पहला तो सिंपल कॉन्सेप्ट, मॉस इज द वेल डेवलप्ड मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, वेल डेवलप्ड मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा, मतलब ब्रायोफाइटा प्लांट का एक ग्रुप है। जैसे हमने बोला एंजियोस्पर्म प्लांट का पूरा एक ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म प्लांट का पूरा एक ग्रुप है, उसी तरीके से जो ब्रायोफाइटा है ये भी पूरा प्लांट का एक ग्रुप है। और ब्रायोफाइटा में जो एडवांस मेंबर हैं, विकसित प्रकार के सदस्य हैं, उनको हम जानते हैं किस नाम से, यहां पर आपका मॉस के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मॉस अपन पढ़ते हैं, मॉस का एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, यहां पर ध्यान रखना, ये मॉस क्या होता है आपका फ्यूनेरिया, और दूसरा क्या होता है आपके पास और भी नाम मिलेगा आपका, ये पॉलीट्राइकम, और क्या मिलेगा आपको, ये पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया हो गया। इसके अलावा क्या हो गया आपका, पॉलीट्राइकम हो गया। ये हमको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना, हमको एक टर्म को बस जानना है यहाँ पे कि मॉस होता क्या चीज है। तो मॉस इज द वेल डेवलप्ड मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा। आयथन में यदि बॉटनी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक हम एग्जाम देते होते तो एग्जाम्पल हमारे काम का होता, लेकिन यहां पर हमको इसके एग्जाम्पल को नहीं जानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे को इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने एमएससी बॉटनी किया हो, और जब एमएससी बॉटनी किया हुआ है और वो यदि इंटरव्यू में चला जाएगा फॉरेस्ट रेंजर की, तो वहां पर उससे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि भाई आपने मॉस के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन ये मॉस का एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए आयथन में, तो वहां पर ये चीज अपने को काम देगी। लेकिन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है या मैथ्स वाला है या जिसका बॉटनी सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है, तो उसके एग्जाम्पल को करने की यहां पर जरूरत नहीं है। केवल एक टर्म को बस ध्यान रखेंगे कि मॉस होता क्या है। तो मॉस क्या है, ब्रायोफाइटा के जो सर्वाधिक विकसित प्रकार के सदस्य हैं उनको अपन मॉस के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मॉस टर्म को भी आपने जान लिया यहां पर। नेक्स्ट आप ले लीजिए, यहां पर लाइकेन वर्ड आप बार बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या आ जाता है, ये लाइकेन, कई बार आपने इसको पढ़ा होगा। लाइकेन भी इंडिया के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में लाइकेन का क्वेश्चन आ चुका है। तो लाइकेन में सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ये सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध किसके किसके भी, एल्गी और फंगस। एल्गी बोलने का मतलब क्या हो गया आपको ध्यान रखना है यहां पर, ये शैवाल, और फंगस आपका क्या हो गया आपका, ये कवक। तो ये दोनों के बीच में सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध मतलब क्या है आपका, ये सिम्बायोसिस, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। एक टॉपिक मैंने बीच में वीडियो डाला था जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया था। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण का तरीका जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हुए पोषण प्राप्त करते हैं, उस संबंध को अपन क्या बोलते हैं, सहजीवी कहा जाता है। मतलब रिलेशनशिप इन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विद टुगेदर, मतलब दो जीव साथ साथ रह रहे हैं आयतन में, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पर ध्यान रखना आपका सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है आपका कि एल्गी और जो फंगस हैं ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। ये जो संबंध है, ये संबंध यहां पर लाइकेन के नाम से जानते हैं, अपने को ये ध्यान रखना है। और ये जो संबंध है, इस संबंध में आपको मालूम होगा जनरल ऐसी टॉपिक से हट करके, एल्गी, एल्गी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब एल्गी
केपेबल फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल है इसलिए अपने भोजन का निर्माण कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है मतलब ये अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए ये किसी दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। तो फंगस को, ये भी फंगस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंगल डिसीज होती है वो अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है कि भाई फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लांट्स अपने को हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए कुछ फंगस के बारे में अपने को जानना पड़ेगा या कुछ बैक्टीरिया के बारे में अपने को जानना पड़ेगा। तो हमारा जो सिलेबस होता है ये सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान रखेंगे। एक होता है डायरेक्ट सिलेबस, दूसरा इनडायरेक्ट सिलेबस। डायरेक्ट सिलेबस मतलब 90% जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो आपका डायरेक्ट सिलेबस है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो कि अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन जो आपका सिलेबस है उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। आयथन में भाई जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे, हमने बोला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने क्या बोल दिया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र। लेकिन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जा रहा है, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पाया जा रहा है। अब एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन के और विटामिन B12 की सिंथेसिस कर रहा है। तो अब ये देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट सिलेबस हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली उससे कनेक्ट हो गया क्या, आपका ई कोलाई बैक्टीरिया उससे कनेक्टेड हो गया। आया समझ में। तो उसी तरीके से क्या होता है कि भाई जैसे हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट को पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट में अपने को, हमारा सिलेबस फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में अपने को क्या हो गया, लाइकेन आ गया। तो लाइकेन एक प्रकार से क्या हुआ, इनडायरेक्ट सिलेबस से हमारा कनेक्टेड है। दूसरा लाइकेन हमको इसलिए भी जानना पड़ता है क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट वाला टॉपिक है वहां पे अपन पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो एयर पॉल्यूशन में अपने को लाइकेन आता है। लाइकेन एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब लाइकेन को हम वायु प्रदूषण का जैव सूचक मानते हैं। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ये अपन पूरा समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो लाइकेन है हम यहाँ पे हमारा एसीएफ का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसलिए मुश्किल से 10 मिनट में आपका लाइकेन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कोई राजस्थान के पीएससी दे रहा है, राजस्थान पीएससी जहां पर की सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब एग्जाम होता है कि भाई आपको जूलॉजी सब्जेक्ट रखना है या बॉटनी सब्जेक्ट रखना है, तो यदि किसी को मैं लाइकेन वहां पर भी पढ़ाऊंगा तो यही लाइकेन मेरे को लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे तक की क्लास देना पड़ेगा, तब जाकर के लाइकेन कंप्लीट होगा। तो ये अपने को देखना पड़ता है कि किस एग्जाम का स्टैंडर्ड कितना है और कोई टॉपिक कितना वहां पे इंपॉर्टेंस रखता है। इन्हीं चीजों को यहां पर मैं बताता हूं, ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ने के लिए तो अथाह पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन यदि आप बुक्स में उलझ जाते हैं तो मान करके चलिए कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं ना, अरे यार वो बहुत पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ता, 17 घंटे पढ़ता, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन मेन चीज ये है कि आप अपने सिलेबस को समझ सकें, भाई आपका सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्या वो 16-17 घंटे में ऐसे टॉपिक को पढ़ रहा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक को नहीं पढ़ रहा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही नहीं है और वहां पर जबरदस्ती वो मेहनत किया जा रहा है। तो यही चीज आपको हमारे द्वारा यहां पर बताया जाएगा कि किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस दे करके पढ़ना है। तो मैं यहां पर लाइकेन में वापस आ रहा हूं, ध्यान रखना। तो लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। लाइकेन एल्गी तथा फंगस के मध्य का सहजीवी संबंध है। एल्गी के पास क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब इसका फंक्शन क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फूड, भोजन का निर्माण करेगा। और फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ये हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्रिया में मदद करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये प्रजनन की क्रिया में मदद करेगा। और दूसरा अपने को ध्यान रखना है, आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, साथ ही साथ ये सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ये ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है। तो भोजन बना रहा है मतलब इसका काम क्या हो गया, नौकर के जैसा हो गया, दास की तरह ये कार्य कर रहा है। ये क्या हो गया आपका स्लेव, दास या नौकर। और ये क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, प्रजनन कर रहा है, मतलब इसका फंक्शन कैसा हुआ, मालिक के समान इसका फंक्शन हुआ। ये क्या कराएगा, आपका ध्यान रखना है यहां पर, ये मास्टर, ये क्या कराएगा, मास्टर, या इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, मालिक बोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लाइकेन में एल्गी को क्या कहा जाएगा और फंगस को क्या कहा जाएगा, या निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनशिप है जो कि सिमिलर एज मास्टर एंड स्लेव, मतलब जो मालिक और नौकर की तरह संबंध वाला एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर लाइकेन का नाम आप याद रखेंगे। एंड दिस एसोसिएशन इज आल्सो नोन एज
हेलोटिज्म, और इस संबंध को हम हेलोटिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ हमारा लाइकेन का कॉन्सेप्ट हुआ। लाइकेन हम लोग कहां पर पढ़ेंगे? अल्पाइन फॉरेस्ट में। अल्पाइन फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है? मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं। ये आपने बुक में पढ़ा भी होगा कभी, तो अब आपको क्लियर हो गया कि मॉस और लाइकेन है क्या चीज। दूसरा, इस लाइकेन को हम लोग पढ़ेंगे और कहां पर? आपका बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसको और कहां पर पढ़ेंगे हम? ध्यान रखना, लाइकेन एक्ट इज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन के रूप में इसको अपन पढ़ेंगे। ध्यान रखना है आपका, मतलब वायु प्रदूषण का जैव सूचक। ये क्या हो जाएगा आपका? ये ध्यान रखना, वायु प्रदूषण का जैव सूचक। ठीक है, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं समझना इस चीज को। भाई मान लीजिए कहीं पे लाइकेन ग्रो कर रहा है, लाइकेन क्या कर रहा है? कहीं पे ग्रो कर रहा है। ये बढ़िया आपका ये लाइकेन है, लाइकेन बढ़िया अपना एल्गी है, ये हो गई एल्गी, और ये क्या हो गया? फंगस। एल्गी और फंगस दोनों मिल करके बढ़िया अपना सर्वाइव कर रहे हैं। एल्गी के पास क्लोरोफिल है, एल्गी के पास क्या है? क्लोरोफिल है, मतलब ये अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब यहां पर क्या हो गया आपका? ध्यान रखना है, ये एयर पॉल्यूशन हो गया। एयर पॉल्यूशन किसके द्वारा हुआ? आपका सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा एयर पॉल्यूशन हो गया। अभी आगे चलकर अपन पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब आपको ध्यान रखना है, एल्गी के पास जो क्लोरोफिल है ये इस सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से नष्ट हो जाएगी। क्लोरोफिल इज वेरी सेंसिटिव अगेंस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो एल्गी का क्लोरोफिल है वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब जब क्लोरोफिल नष्ट हो गया, मतलब कुल मिलाकर के ये जो लाइकेन है, लाइकेन भी क्या हो जाएगा आपका? ये नष्ट हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? मतलब लाइकेन समाप्त हो रहा है। तो बोलने का मतलब यह है कि कहीं पर लाइकेन की अचानक मृत्यु होने लग जाए या लाइकेन कहीं पर अचानक नष्ट होने लग गया, तो इस बात का संकेत है कि वहां के एटमॉस्फेयर में आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पॉल्यूशन क्रिएट हो गया है। तो इस तथ्य के आधार पर हम बोलते हैं लाइकेन इज द बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो लाइकेन, इससे ज्यादा अपने को जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए एक टर्म और बता देता हूं यहां पर आपका मैं। लाइकेन इज द पायोनियर, लाइकेन इज द पायोनियर, लाइकेन इज द पायोनियर ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट सक्सेशन। लाइकेन इज द पायोनियर ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट सक्सेशन। ये हो गया आपका लाइकेन इज द पायोनियर ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट सक्सेशन। मतलब आगे चल करके यदि ये सिलेबस में आपके होगा तो आप पढ़ेंगे प्लांट सक्सेशन कि कोई एक एरिया होता है जहां पर प्लांट या किसी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं होता है और कई लाख साल के बाद वहां पर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग स्टडी करते हैं, प्लांट सक्सेशन या पादप अनुक्रमण में उसको अध्ययन किया जाता है। तो यदि ये सिलेबस में होगा तो हम प्लांट सक्सेशन को डिटेल पढ़ेंगे, यदि सिलेबस में नहीं होगा तो एक पॉइंट हम रट करके रखे रहेंगे कि लाइकेन इज द पायोनियर ऑफ प्लांट सक्सेशन। ध्यान देना कि एग्जाम को निकालने के लिए कई बार कुछ टॉपिक को हमको रट करके रखना पड़ता है, मतलब उसके आगे पीछे क्या हमको नहीं मालूम, लेकिन एक पॉइंट हमने रट करके रखा हुआ है। ठीक है भाई, अब यदि इसका इंपॉर्टेंस है कहीं पर कि बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में दिया था, अपन को डीप स्टडी करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे टॉपिक रहते हैं कि जिसको अपन क्या है कि अपने को टिक लगा करके वहां पर आना है, तो अपन ऐसे पॉइंट को अपन रट लें। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइकेन इज द पायोनियर ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट सक्सेशन। ये प्लांट सक्सेशन क्या है, ये आपको जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट की मेरी बुक है उसमें इसका डिटेल आपको मिलेगा, और साथ यदि जरूरत महसूस हुई तो इस टॉपिक को आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे भी। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर माइकोराइजा के बारे में बताता हूं। लाइकेन का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर। अब आपको जानना है किसको, यहां पर माइकोराइजा को जान जाइए कि माइकोराइजा क्या होता है। ये हुआ आपका माइको राइजा। ठीक है, माइकोराइजा हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अभी मान के चलिए कि अभी क्या है कि आपका प्रॉपर क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी बच्चे लोग जो भी यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, तो ध्यान देना इसमें कि बहुत से बच्चे मतलब बोलते हैं कि बाकी टॉपिक हमारा तैयार है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो बाकी हमारे बायोलॉजी के एनवायरनमेंट के जो वीडियोज वगैरह हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, उस वीडियोज को देखिए, और ये बिल्कुल मैं
भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपने जो भी तैयारी की होगी उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा और कुछ नया ही मिलेगा, जो कि आपको रेंजर से एसीएफ बनाने में काफी हेल्पफुल होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा टॉपिक तैयार है। नॉर्मली बहुत से लोग क्या होता है कि एमएससी किए रहते हैं, जूलॉजी में कोई एमएससी किया है, कोई बॉटनी में एमएससी किया हुआ है, और जब हम उनको बोलते हैं कि यार बायोलॉजी, अरे सर मैं तो एमएससी हूं, तो मुझे मालूम है कि एमएससी बीएससी कर लेने से कुछ भी नहीं हो जाता, गोल्ड मेडल लेने से भी कुछ नहीं हो जाता। सबसे मेन ये होता है कि क्या आप उस टॉपिक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आपने तैयार किया है या नहीं किया है। ऐसा नहीं एमएससी कर लेने से कोई उस सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हो जाता है, समझ में आया कि नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, हर व्यक्ति जीरो से स्टार्ट करता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो कंप्लीट सिलेबस है जिसमें हमारा पूरा फॉरेस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, मैथ साइंस वगैरह है, ये सारे टॉपिक को जब आप प्रॉपरली कवर करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको पढ़ाऊंगा माइकोराइजा।